मैं डॉक्टर सुशीलेखा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज हम पढ़ेंगे नगरीय आकार की एवं भू संरचना, अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड लैंड स्ट्रक्चर। ये MA 4th सेमेस्टर में अर्बन ज्योग्राफी के यूनिट 4 में ये टॉपिक दिया गया है। नगरीय आकार की जो नगरीय भूगोल में नगर की आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन नगरीय आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। आकारिकी या मॉर्फोलॉजी, इसका शाब्दिक अर्थ है आकारों या स्वरूपों के विषय में चर्चा करना। अतः नगरीय आकार की नगर के पूर्ण स्वरूप के विभिन्न आंतरिक घटकों जैसे भौतिक, कार्यात्मक और जनांकिकी, इनके स्वरूपों की व्याख्या से संबंधित है। नगरीय आकारिकी के अंतर्गत मार्गों की स्थिति, गृहों की स्थिति एवं बनावट, कार्यात्मक क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व, प्रतिरूप, इन सभी को सम्मिलित किए जाते हैं। नगरीय भूगोल में नगरीय आकारिकी और नगरीय संरचना, इसका प्रयोग प्रायः समानार्थी के रूप में किया जाता है। विस्तृत अर्थ में नगरीय आकारिकी संपूर्ण नगरीय भूदृश्य के आंतरिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। नगरीय विकास के साथ साथ उसकी आकारिकी में भी कालिक परिवर्तन देखने को मिलता है। नगरीय आकारिकी को सामान्यतया नगर के स्वरूप तथा संरचना दोनों के समन्वित रूप में परिभाषित किया जाता है और इसी परिभाषा के आधार पर एक विद्वान है R.E. डिकिंसन। इन्होंने नगरीय आकारिकी को परिभाषित किया है और इनके अनुसार यह आवास की योजना तथा निर्माण से संबंधित है जो इसकी उत्पत्ति, विकास और कार्य के रूप में दृष्टिगत और विश्लेषित होती है। इसी तरह R.E. मर्फी, इनके अनुसार नगरीय आकारिकी की परिभाषा है आकारिकी अध्ययनों का मुख्य संबंध नगरीय क्षेत्र के रूप निर्धारक तत्वों जैसे सड़कों तथा रेल मार्गों की व्यवस्था, गृहों की व्यवस्था या गृहों का स्वरूप वास्तव में संपूर्ण नगरीय भूदृश्य से है। ये R.E. मर्फी के अनुसार नगरीय आकारिकी की परिभाषा है। इसी तरह से एक और विद्वान है A.E. स्मेल्स। इनके अनुसार आकारिकी नगरीय प्रदेशों की प्रकृति, उनके कार्य एवं स्वरूप, उनके सापेक्षिक विन्यास तथा उनकी सामाजिक अंतर्निर्भरता की व्याख्या है जो एक नगरीय क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण को निर्मित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरीय आकारिकी नगर की आंतरिक संरचना तथा स्वरूप से संबंधित है और विस्तृत अर्थों में यदि हम देखते हैं नगरीय आकारिकी के बारे में, तो नगरीय आकारिकी संपूर्ण नगरीय भूदृश्य के आंतरिक ढांचे का ये प्रतिनिधित्व करती है। आगे हम देखते हैं नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारक। नगर की आकारिकी पर नगर के स्थल स्थिति की पर्यावरणीय दशाओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मानवीय दशाओं का प्रभाव पड़ता है और इस आधार पर इसको प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं, विभिन्न कारक हैं। जैसे पहला कारक है प्राकृतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक कारक में उच्चावच। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। स्थलाकृति या उच्चावच के आधार पर नगर का विन्यास या आकृति होता है।
प्राकृतिक कारकों में दूसरा महत्वपूर्ण है जलवायु। जलवायु का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं जलवायु संबंधी जो तत्व हैं जिसमें तापमान है, सूर्य प्रकाश, वर्षा, इन सभी का प्रभाव भवनों के स्वरूप पर पड़ता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मकानों की ऊंचाई अधिक रखी जाती है, हवादार बनाए जाते हैं तथा बरामदे बनाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में बरामदे या आंगन का विशेष प्रयोजन नहीं रहता है। इसमें तीसरा हम देखते हैं जल आपूर्ति। जब जल आपूर्ति का प्रभाव भी नगर पर पड़ता है। जैसे नदी है, जलाशय, समुद्र तट, इन सब पर अलग अलग आकृति के नगर बसाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो उसके आसपास रेखीय प्रतिरूप के नगर का बसाव होता है। जहाँ पर जलाशय है, जलाशय के चारों ओर अंडाकार या वृत्ताकार रूप में नगर का बसाव होता है। इसी तरह जहाँ पर समुद्र का तट है, समुद्र के तटवर्ती भागों में या जहाँ पर डेल्टा है वहाँ पर पंजाकार आकृति के नगर होते हैं। इस तरह हम देखते हैं प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जिसमें हम देखते हैं जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है उद्योग, परिवहन, शिक्षा, प्रशासन और व्यापार की स्थिति। ये नगरों की आकारिकी को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जो शहर के सामूहिक जीवन की व्यवस्था के ढंग, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, ये सभी नगर को प्रभावित करती हैं। इसी तरह हम देखते हैं सांस्कृतिक कारक। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की उन्नति का स्तर, उसके साथ साथ धार्मिक विश्वास, धार्मिक संस्थाएं, ये भी योजना के अनुसार नगरों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं अगला कारक है राजनीतिक कारक। जैसे हम देखते हैं जितने भी नियोजित नगर होते हैं या नियोजित नगर की स्थापना की जाती है, उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय और राजनीतिक कारक है उसमें सबसे अधिक महत्व रखता है। और इसीलिए नगर के विकास में प्रशासकीय व्यवस्था महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं नगरीय आकारिकी को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। आगे हम देखते हैं कि जो नगरीय आकारिकी है नगर की आंतरिक संरचना तथा स्वरूप से संबंधित है। और इस प्रकार नगरीय आकारिकी में जो नगरीय अध्ययन किया जाता है उसके मुख्य 3 पक्ष होते हैं। पहला है नगर का आंतरिक विन्यास एवं बाह्य आकृति। दूसरा है नगर की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग कह सकते हैं। और तीसरा है नगर की जनांकिकी संरचना। इस प्रकार या इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो नगरीय आकारिकी के 3 रूप हैं। एक है भौतिक आकारिकी जिसको हम फिजिकल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरा है कार्यात्मक आकारिकी जिसको हम फंक्शनल मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। और तीसरा है जनांकिकी आकारिकी जो डेमोग्राफिक मॉर्फोलॉजी के रूप में जानते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहले ये जो भौतिक आकारिकी है। भौतिक आकारिकी ये 2 वर्गों में विभक्त है। एक है नगर का आंतरिक विन्यास और दूसरा है नगर की बाह्य आकृति या जिसको हम प्रतिरूप भी कहते हैं। जब हम नगर के आंतरिक विन्यास की बात करते हैं तो आंतरिक विन्यास इसके अंतर्गत नगर की जो सीमाएं होती हैं, जो भीतरी मार्ग या जो भवनों की स्थिति है, उसकी बनावट, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आंतरिक विन्यास के अंतर्गत
और जैसा हम देखते हैं ये जो आंतरिक विन्यास है ये कई प्रकार का होता है, लेकिन जब हम उत्पत्ति और विकास की जब हम बात करते हैं तो इसके अनुसार नगर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनियोजित नगर और दूसरा होता है नियोजित नगर। जो अनियोजित नगर है, जैसे ग्रामों के विकास और उनमें नगरीय लक्षणों जो नगरीय लक्षण है उसके आ जाने से उत्पन्न नगरों का बसाव प्रायः अनियोजित ही होता है और उनकी सड़कें और गलियों की स्थिति विभिन्न भौतिक मानवीय कारकों से नियंत्रित होती है और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन भी होता है और परिमार्जन भी उसमें किए जाते हैं। जैसा हम देखते हैं विश्व के अधिकांश देशों में नगरों का उद्भव इसी तरह के अनियोजित ढंग से हुआ है और उनके विकास और विस्तार के साथ साथ मार्गों की स्थितियों में परिवर्तन और सुधार और नवीन मार्गों का निर्माण होता रहा है, जिससे नगर का जो वर्तमान भौतिक स्वरूप है उसका निर्धारण होता है। अनियोजित जो नगर हैं उनके पूर्ववर्ती विन्यास में कई तरह के परिवर्तन और परिमार्जन किए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनियोजित नगर है उसमें सबसे पहली समस्या आती है प्राकृतिक समस्याएं। प्राकृतिक समस्याएं नगर के विकास एवं विस्तार में अवरोधक होती हैं। जैसे हम देखते हैं जो गुंबदाकार पहाड़ी होती हैं या गुंबदाकार जो क्षेत्र है उसके शीर्ष पर यदि वलयाकार सड़कों का निर्माण किया जाता है, वलयाकार सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अन्य जो विन्यास है उसको सफलतापूर्वक वहाँ पर नहीं अपनाया जा सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं जो पत्तन नगर है या जो बंदरगाह नगर है उनका विन्यास सकेंद्रीय नहीं हो सकता, क्योंकि जो पत्तन नगर है वो समुद्र के किनारे है और उसमें सकेंद्रीय वलय के रूप में नगरों का विकास नहीं हो सकता। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। दूसरी समस्या है ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा की समस्या। प्राचीन नगरों में प्राचीन जो आवासित भाग हैं उसमें गलियां अधिक सक्रिय होती हैं और जितने भी भवन हैं ये पुराने होते हैं और पुराने होने के साथ साथ ये गिराने योग्य भी होते हैं। लेकिन ऐसे प्राचीन स्थलों पर कई जो ऐतिहासिक महत्व के जो चिन्ह हैं या अवशेष हैं ये विद्यमान होते हैं, जिन्हें हम ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। इसलिए जो अनियोजित नगर है उसमें इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। तीसरी समस्या है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। नगरीय विन्यास में जब परिवर्तन या परिमार्जन जब किया जाता है तो उसके करने में ये सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी सामने आती हैं और कई बार जो सड़कें हैं वो सक्रिय होने की वजह से घंटों रास्ते जाम हो जाते हैं और कई बार जो स्थानीय जनता है ये स्थानीय जनता भी कई प्रकार से विरोध करती है और उनके विरोध का भी सामना करना पड़ता है। और विश्व के बहुत से भागों में इस तरह की जो धार्मिक परंपराएं हैं या मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। अगला है आर्थिक समस्याएं। प्राचीन जो नगर हैं उनके विभिन्न भागों में परिस्थिति के अनुकूल एक समान या अलग अलग विन्यास योजनाओं के द्वारा पुनर्निर्माण की व्यवस्था जो अधिक व्यय साध्य या कठिन होती है और जो पुराने भवन है उसको गिराने में, उनके अवशिष्ट पदार्थों को हटाने में और उनको समतल करने में काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत से प्राचीन जो नगर हैं, नगरों के पुराने जो प्रखंड है उसका पुनरुद्धार नहीं हो पाता है।
और नगर का विस्तार बाहर की ओर नए क्षेत्रों में होता रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं अनियोजित जो नगर हैं उसमें ये कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। आगे हम देखते हैं नगर के आंतरिक विन्यास में दूसरे प्रकार की जो नगर है वो नियोजित नगर है। कुछ नगरों को विशिष्ट उद्देश्यों या कार्यों के लिए योजनाबद्ध प्रकार से स्थापित और विकसित किया जाता है, जिन्हें नियोजित नगर कहते हैं। ऐसे नगरों के लिए सड़कों का ढांचा और उनमें भवनों के स्वरूप और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का निर्धारण नगर बसने के पूर्व ही तय कर लिया जाता है। नियोजित नगरीय योजना में नगर की भावी आवश्यकताओं तथा विकास की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे भारत में हम देखते हैं चंडीगढ़, जयपुर, ये सभी नियोजित नगर के उदाहरण हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक नगर नियोजकों ने नगर विन्यासों को अधिक महत्वपूर्ण माना और उस विन्यास में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विन्यास आते हैं। एक है जालीदार या चारखानेदार योजना, जिसको हम ग्रिड रोन या चेकर बोर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। ये जो जालीदार योजना है ये नगरों के लिए सर्वाधिक अपनाए जाने वाली ये विन्यास योजना मानी जाती है, जिसको हम ग्रिड रोन भी कह सकते हैं, चेकर बोर्ड या चेस बोर्ड या शतरंजी, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। इसमें 2 सीधी सड़कें होती हैं जो परस्पर लंबवत होता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो समानांतर जो सड़कें होती हैं एक दूसरे को आयताकार रूप में ये विभाजित करती हैं, जिससे नगरीय क्षेत्र का विभाजन छोटे छोटे आयताकार या वर्गाकार भूखंड में होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं ये ग्रिड रन योजना का जो चुनाव है ये सबसे पहले रोमन नगरों के लिए इस तरह की योजना को किया गया था। रोम के नगर नियोजकों ने इसी योजना के अनुसार कई सारे जो औपनिवेशिक नगर थे उसको उन्होंने स्थापित किया था और इसमें 2 चौड़ी सड़कों से जो एक दूसरे को एक केंद्रीय बिंदु पर काटती थी उसका बेरिंग लिया जाता था, जिसको कार्डो और डेकुमेनस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भी इसी तरह के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे ट्यूरिन है जो आज भी अपने मौलिक और प्राचीन स्वरूप को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसी प्रकार के और कई सारे उदाहरण हैं जो रोमन कालीन, जैसे सिकंदरिया, सारे लुइस, अमेरिका में शिकागो, मानहीम, भारत में जो प्राचीन प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी के जो नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वर्तमान में भी इसी तरह के नगर जैसे चंडीगढ़, जयपुर, अम्बाला इसी योजना के अनुसार बसाया गया है। दूसरा हम देखते हैं रेखीय योजना। इस योजना के अनुसार किसी प्रमुख सड़क के दोनों ओर भवन बनाए जाते हैं, जिससे नगर की आकृति लंबाकार और रेखा की भांति दिखाई देती है। ये योजना जो समतल भूभाग है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। आधुनिक नगरों में भी रेखीय प्रतिरूप अधिक देखने को मिलता है। ये इस प्रकार की जो योजना है इसका प्रयोग सबसे पहले 1894 में आर्तुरो सोरिया के द्वारा मैड्रिड नगर को बनाने के लिए किया गया था और इसी प्रकार सोवियत नगर में भी जो नगर नियोजक है उन्होंने स्टालिनग्राड के लिए भी इस तरह की जो रेखीय योजना है उसके आधार पर नगरों को बसाया गया था। तीसरा हम देखते हैं अरीय योजना। इस योजना के अनुसार नगर के बाहर से आने वाली सड़कें एक केंद्रीय स्थल बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार केंद्रीय भूमि से बाहर की सड़कों के सहारे
पहले रेखीय प्रतिरूप विकसित होता है। इसी प्रकार नगर का विस्तार नगर केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली अरिय मार्गों के सहारे होता है। इस तरह नगर की जो बाह्य आकृति है वो तारा सदृश दिखाई देता है। चौथा है मिश्रित योजना। विश्व के अधिकांश बड़े नगरों का विकास एक से अधिक योजनाओं का प्रतिफल होता है। नगर के अलग अलग भागों में जालीदार प्रतिरूप, सकेंद्रीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप या अरिय प्रतिरूप ये सभी पाए जा सकते हैं, जिससे नगर का प्रतिरूप या जो योजना है वो मिश्रित प्रकार की हो सकती है। और इस प्रकार की जो योजना है, जैसे नई दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है उसका निर्माण हुआ है और विकिरण सकेंद्रित योजना के अनुसार इसका विस्तार हुआ है। लेकिन नई दिल्ली में ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रिड रॉन योजना के आधार पर बनाया गया है। जैसे नई दिल्ली का ही जो चाणक्यपुरी है वहाँ पर ग्रिड रॉन योजना के अनुसार निर्माण कराया गया है। तो ये मिश्रित योजना है। जैसे दिल्ली का जो बसाव है वो मिश्रित योजना के आधार पर किया गया है। अब हम आगे देखते हैं नगर की बाह्य आकृति या प्रतिरूप। नगर की संपूर्ण निर्मित क्षेत्र की जो बाहरी सीमा है, उस बाहरी सीमा द्वारा जो भौतिक आकृति बनती है उसे नगर की बाह्य आकृति या प्रतिरूप कहा जाता है। नगरीय प्रतिरूप भौगोलिक नगर की सीमा द्वारा निर्मित होता है। नगर का बाह्य स्वरूप नगर की आंतरिक भौतिक संरचना या विन्यास का परिणाम होता है। अतः नगर की आकृति और नगरीय विन्यास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नगरीय प्रतिरूप पर नगर के विन्यास के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में एक विन्यास नगर के अंदर पाई जाने वाली सड़कों तथा भवनों की स्थिति, जिसको हम संरचना कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। तो दूसरा जो प्रतिरूप है वो नगर को बाहर से देखने पर नगर के उस स्वरूप को प्रकट करता है जो किसी ज्यामितीय आकृति के समान दिखाई पड़ता है। तो ये जो बाह्य आकृति है इसके अनुसार नगरों के कई प्रतिरूप होते हैं, जिसमें पहला है रेखीय प्रतिरूप। जब हम रेखीय प्रतिरूप की बात करते हैं तो ये जो रेखा के रूप में है, नगरों का रेखीय प्रतिरूप मुख्य रूप से समतल मैदानी भागों में मिलता है, जहाँ पर एक ही प्रधान सड़क होती है और एक प्रधान सड़क की दोनों ओर काफ़ी दूर तक भवनों का निर्माण होता है। और इस प्रकार के भवनों के निर्मित हो जाने से बस्ती को रेखीय आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार की आकृति उत्तर भारत में जैसे गंगा नदी की घाटी में अनेक रेखीय नगर देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप। समतल मैदानी भूमि पर प्रायः चौकोर आकृति वाले नगर पाए जाते हैं, जो ग्रिड-रोन या चेकरबोर्ड योजना के अनुसार आवासित नगर का बाह्य आकृति चौकोर होती है। जो नगर सुविधाजनक दिशा में अधिक लंबाई में जब फैल जाता है तो उसकी लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई कम हो जाती है, जिसको आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तीसरा प्रतिरूप है वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप। किसी केंद्रीय भूमि या जलाशय के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों के सहारे भवनों के निर्माण से नगर की बाह्य आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। इस प्रकार की आकृति अधिकांशतः जहाँ पर गुंबदाकार उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि पर जिसके बीच में सार्वजनिक भूमि है, जहाँ पर धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च
इत्यादि कोई भी स्थल हो सकता है, उसके चारों ओर भवनें या मकानें होती हैं, रास्ते होते हैं और इस प्रकार भवनों के निर्माण से उसकी आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। चौथा है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप की दाहिने तरफ हम देखते हैं अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। किसी वृत्ताकार जो झील है, झील, तालाब, नदी, विसर्ग, इन सभी के किनारे अर्धवृत्ताकार सड़कों के किनारे आवासित जो नगर है या उसके किसी भाग की बाह्य आकृति अर्धवृत्ताकार होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बसाव। ये अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। इसी के जस्ट नीचे आप देखिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। जब किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण नगर का विकास मुख्य सड़क के एक ही ओर, मुख्य सड़क और उसमें मिलने वाली सड़क के किनारे किनारे होता है, तब उसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसी प्रकार दो नदियों के मध्य संगम पर बसे नगर की बाह्य आकृति भी त्रिभुजाकार हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर गंगा यमुना के मध्य संगम पर स्थित इलाहाबाद नगर की बाह्य आकृति भी त्रिभुजाकार है। आगे हम देखते हैं अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप। अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बाएं साइड में हम देख रहे हैं अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप। इस प्रकार के नगर का केंद्रीय भाग सघन बसा हुआ होता है। इसी मध्य में जो स्थित चौक से विभिन्न दिशाओं में सड़कें जाती हैं और उन सड़कों के सहारे बाहर की ओर दूर तक नगर का विस्तार होता है। जैसे इस तरह के उदाहरण हैं बिहार में खड़गपुर और राजगीर शहर इसी तरह से बसे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप रेखीय प्रतिरूप के दाहिने साइड में है। ये तारा प्रतिरूप है। जो अरीय प्रतिरूप है, अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप वाले नगर है, उसी नगर के विस्तार के फलस्वरूप जो अरीय मार्ग होते हैं उसी के मध्य या उसके केंद्रीय भाग में जो निर्मित भूभाग है उससे संलग्न जो भूमि है वहाँ पर भी बसाव हो जाता है, तो इसकी आकृति तारा के समान प्रतीत होता है। जैसे इस प्रकार के भारत में भी कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें एक है बिहार में बांका और बिहार शरीफ, ये इसका उदाहरण है। तारा आकृति के समान इस नगर का बसाव हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी के नीचे रेडियो सकेंद्रीय प्रतिरूप। ये वृत्ताकार और त्रिज्य का मिश्रित प्रतिरूप है जो जालीदार सकेंद्रीय योजना के अनुसार बसाए गए नियोजित नगरों के स्वरूप को प्रकट करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो प्रतिरूप है और इसके साथ साथ इसका जो विन्यास है, विन्यास में केंद्रीय भूमि को घेरने वाली जो सड़कें होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं और नगर केंद्र से विभिन्न दशा में जाने वाली जो सड़कें हैं उसके किनारे किनारे भवन होते हैं जो मकड़ी जाल के प्रतिरूप भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह के जो नगर हैं अधिकांशतः यूरोपीय नगर, जिसमें बर्लिन, पेरिस, रोम, ये सभी नगर इसी प्रतिरूप में बसाए गए हैं। इसी तरह से भारत में नई दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है इसी तरह का प्रतिरूप है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक अन्य प्रतिरूप भी है। अन्य प्रतिरूप में हम देखते हैं कि किसी नगर की एक दिशा में जब सीमा सीधी होती है तो दूसरी जो दिशा होती है वो चापाकार हो सकती है और कहीं कहीं पर हम देखते हैं मिश्रित प्रतिरूप भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं अधिकांश मैदानी भागों में
जो कृषि भूमि है उसके बीच स्थित कई छोटे छोटे नगर का जो विन्यास है उसका प्रतिरूप है वो मिश्रित होता है। इसी तरह हम देखते हैं झील या सागर के तट पर विकसित होने वाले नगर या पंजाकार होते हैं या खुला हाथ प्रतिरूप के नाम से उसको जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कार्यात्मक आकारिकी। जैसा हम आकारिकी के बारे में, नगरीय आकारिकी के बारे में तीन पक्ष हैं, एक भौतिक आकारिकी, दूसरा कार्यात्मक आकारिकी और तीसरा है जनांकिकी आकारिकी। तो अब आगे हम देखते हैं कार्यात्मक आकारिकी, जिसको फंक्शनल मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये जो कार्यात्मक आकारिकी है इसमें नगर की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग का हम अध्ययन करते हैं कि नगर की सीमा के भीतर भूमि का उपयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से जिस कार्य को संपन्न करने के लिए नगर की उत्पत्ति होती है वह नगर का केंद्रीय भाग में स्थापित होता है और नगर के विस्तार के साथ साथ उसके विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्यों का जो संकेंद्रण होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र का विकास होता है और नगर में व्यापार, उद्योग, आवास, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, ये सभी कार्यों के लिए अलग अलग सेक्टर बनते जाते हैं तथा नगर के केंद्रीय भाग में व्यापारिक क्रियाएं और उससे संबंध भवनों का भी एकाधिकार होता है। तो नगर की आंतरिक संरचना या भूमि उपयोग के विकास से संबंधित तीन सिद्धांत या मॉडल प्रमुख है, जिसमें एक है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, दूसरा है त्रिज्यखंड सिद्धांत और तीसरा है बहुनाभिक सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। इसका प्रतिपादन अमेरिका के समाजशास्त्री बर्जेस ने 1923 में किया था और इस सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र ये सकेंद्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं, जिसमें नगर के विस्तार के साथ साथ ये पेटियां बाहर की ओर खिसकती हैं। उनके अनुसार, बर्जेस के अनुसार 5 कार्यात्मक पेटियां पाई जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जो एक नंबर है इस सकेंद्रीय पेटी में ये केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है जो सबसे आंतरिक भागों में होता है। उसके बाहर हम देखते हैं 2 नंबर जो संक्रमण क्षेत्र है, 3 नंबर जो स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र है, जो चौथे नंबर पर है ये बेहतर आवासीय क्षेत्र है और 5वें नंबर पर है ये अभिगम्यता क्षेत्र है, जो नगर की सीमा के बाहर उस पेटी को कहा जाता है जहां से लोग नगर में कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन नगर में आते हैं और लौटते हैं। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा जो सिद्धांत है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड सिद्धांत या सेक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री होमर होयट ने 1939 में इसका प्रतिपादन किया था। होयट का ये जो सिद्धांत है ये मुख्यतः आवासीय भूमि उपयोग की व्याख्या पर आधारित है। आवासीय भूमि उपयोग नगर केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले परिवहन मार्गों के सहारे त्रिज्यखंड या सेक्टर के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें आंतरिक भाग में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है। जो दूसरा नंबर है ये थोक व्यापार और हल्के उद्योग का एरिया है
3 नंबर निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, जो इन व्यापारिक कार्यों में कार्य करने वाले जो निम्न वर्गीय या जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनका ये आवासीय क्षेत्र है। 4 नंबर ये मध्य वर्गीय आवासीय क्षेत्र है। और 5 नंबर ये उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, जो केंद्रीय भाग से बाहर जाकर के अपना आवास बनाते हैं। तो ये जो होमर होयट का ये सिद्धांत केवल आदर्श संकल्पना को समझने में सहायक हो सकता है, लेकिन ये सामान्यीकरण के लिए उपयुक्त ये नहीं है। होयट ने भूमि उपयोग को निर्धारित करने में सामाजिक तथा जो सांस्कृतिक कारक है उसकी भूमिका पर उन्होंने विचार नहीं किया, इसलिए ये केवल आदर्श संकल्पना समझा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा जो सिद्धांत है, ये बहुनाभिक सिद्धांत है। बहुनाभिक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हैरिस और उल्मैन इन्होंने 1945 में किया था। इसमें इन्होंने सकेंद्रीय वलय सिद्धांत और जो सेक्टर थ्योरी है उसको एक साथ संयुक्त करके और उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्वों को भी उन्होंने सम्मिलित करके भूमि उपयोग प्रतिरूप की व्याख्या प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बहुत से नगरों में भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी एक केंद्र के चारों ओर नहीं, बल्कि अनेक अलग अलग केंद्रों या जो नाभिक होते हैं उसके चारों ओर निर्मित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लंदन, शिकागो, इन सभी नगरों का विस्तार हुआ है। अमेरिकी नगरों में नाभिकों के चारों ओर कई प्रकार की जो भूमि है, जो कार्यात्मक क्षेत्र विकसित होते हैं, उसमें सबसे केंद्रीय भागों में हम देखते हैं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है। तो इस बहुनाभिक सिद्धांत में उल्मैन और हैरिस ने जो 1 नंबर दिया है वो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसको हम CBD के नाम से जानते हैं। 2 नंबर की जो स्थिति है ये थोक व्यापार और हल्के उद्योग के लिए है, जो उस केंद्रीय भाग के आसपास इसका विकास हुआ है। तीसरा नंबर ये निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, जो इन व्यापारिक क्षेत्रों में और जो हल्के उद्योग हैं उसमें काम करने वाले मजदूर वर्ग या निम्न वर्गीय लोग यहाँ पर रहते हैं। 4 नंबर की स्थिति मध्यम वर्गीय आवास क्षेत्र है। 5 नंबर जो उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र है, उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र जो केंद्र से काफ़ी बाहर की ओर रहते हैं और इनके आवास बड़े होते हैं, हवादार, खुलेदार होते हैं, इसलिए वो केंद्र से बाहर की ओर अपना आवास बनाते हैं। जो 6 नंबर की स्थिति है ये भारी उद्योगों के लिए है। किसी भी नगर का जब बसाव होता है तो केंद्रीय भागों में उद्योगों की स्थापना नहीं होती है, बल्कि केंद्रीय भाग से बाहर की ओर भारी उद्योगों को स्थापित किया जाता है। 7वां नंबर ये बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र है, जैसे मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय क्षेत्रों के आवासित लोगों के लिए ये एक व्यापार का क्षेत्र है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचा जाता है। 8 नंबर जो है ये आवासीय उपनगर है। जैसा हम देखते हैं कि जो केंद्रीय भाग है व्यापारिक क्षेत्र है और उसके आसपास जो आवासीय भूभाग है बहुत सघन है, सड़कें सकरी होती है और इसलिए लोग केंद्र से बाहर की ओर आते हैं और इस तरह के आवासीय उपनगर बनाए जाते हैं। और 9वां है औद्योगिक उपनगर। ये औद्योगिक उपनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्र है उसी का उपनगर है, जहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह हम देखते हैं बहुनाभिक सिद्धांत, जिसमें सकेंद्रीय वलय सिद्धांत और जो सेक्टर थ्योरी है दोनों को मिला करके ये बहुनाभिक सिद्धांत बनाया गया है। लेकिन आधुनिक नगरों में ये बहुनाभिक सिद्धांत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा
नगरीय क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसमें इसी तरह के बहुनाभिक सिद्धांत के आधार पर नगरों का विकास हुआ है। आगे हम देखते हैं तीसरी जो आकारकी है, ये जनांकिकी आकारकी। जनांकिकी आकारकी जिसमें नगरों की जो जनांकिकी संरचना है उसका हम अध्ययन करते हैं, अर्थात नगर में निवास करने वाली जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो जनांकिकी संरचना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं मुख्य रूप से जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, कार्यात्मक या व्यावसायिक संरचना तथा अन्य जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं विश्व की लगभग आधी जनसंख्या विभिन्न प्रकार के नगरीय केंद्रों में निवास करती है। अतः नगरीय जनसंख्या की जो विभिन्न जनांकिकी तत्वों या गुणों के अध्ययन का विशेष महत्व है। नगरों की जनांकिकी आकारिकी के अध्ययन में भूगोलवेताओं ने जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों और उनके परिवर्तनशील स्वरूपों को स्थान दिया है। तो पहला हम देखते हैं नगरों में जनसंख्या घनत्व प्रतिरूप। जब हम घनत्व की बात करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और नगरों के भीतर पाए जाने वाले जनसंख्या प्रतिरूपों के अध्ययन के लिए दो प्रकार के घनत्वों का प्रयोग किया जाता है, एक कुल घनत्व और दूसरा शुद्ध घनत्व। नगर की कुल जनसंख्या में नगर के कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल है वह कुल जनसंख्या घनत्व को प्रकट करता है, जबकि नगर की कुल जनसंख्या को उसके कुल आवासीय क्षेत्र से विभाजित करने पर शुद्ध जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। शुद्ध जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या घनत्व से अधिक पाया जाता है। आवासीय भूमि उपयोग जितना ही कम होगा, इस अनुपात के अंतराल में प्रायः उतनी ही वृद्धि होगी। तो विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या घनत्व की तुलना के लिए सामान्यतः कुल जनसंख्या घनत्व का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े ही सुगमता से उपलब्ध होते हैं। जनसंख्या घनत्व के वितरण प्रतिरूप में नगर की अवस्था, आकार, सांस्कृतिक प्रदेश आदि के अनुसार पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु सामान्य रूप से नगर केंद्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है और वहाँ से बाहर की ओर जाने पर घटता जाता है। और नगरीय जनसंख्या की जो कार्यात्मक संरचना है, इसके आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है, जो नगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण एवं महत्व को प्रदर्शित करता है। दूसरा हम देखते हैं जनसंख्या की भौतिक विशेषताएं। जनसंख्या की भौतिक जो विशेषताएं हैं उसमें जैसे हम देखते हैं आयु, लिंग, प्रजाति, ये जनसंख्या की भौतिक विशेषताएं हैं जो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तीसरा हम देखते हैं सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में जनसंख्या संबंधी साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा, भाषा, धर्म, परिवार, वैवाहिक स्तर, निवास, संप्रदाय और राष्ट्रीयता, इसका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत जैसे क्रियाशील जनसंख्या। जब हम क्रियाशील जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो क्रियाशील नहीं हैं, इसी तरह से 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध हैं वो भी क्रियाशील नहीं माने जाते हैं। अर्थात 15 से 60 वर्ष के बीच की आयु के लोग क्रियाशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यवसाय और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं गत्यात्मकता, जो डायनामिक है,
इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रजननता, फर्टिलिटी, मर्त्यता, मोरालिटी, स्थानांतरण, जैसे हम देखते हैं माइग्रेशन, कई तरह से माइग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है। इसी तरह से जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जब हम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जिसमें पहला है गणना का समय। गणना का समय, जब हम नगरीय जनसंख्या घनत्व की गणना करते हैं, जैसे नगरों में हम देखते हैं प्रतिदिन दिन में नगरीय जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है क्योंकि काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। इसी तरह से जैसे ही रात्रि होती है, जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है ये जनशून्य हो जाता है या वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। दूसरा, जनसंख्या का आकार। नगरों में जो जनसंख्या का आकार है, क्योंकि केंद्रीय भागों पर काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, इसलिए जनसंख्या का आकार केंद्रीय भागों में व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्र रहता है, इसलिए अधिकांशतः वहाँ पर अधिक रहता है और बाहरी क्षेत्रों में कम रहता है। तीसरा, हम देखते हैं विकास की अवस्था, ये भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक विशेषताएं, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे जो जनांकिकी आकारकी है उसको ये प्रभावित करते हैं या जनांकिकी आकारकी को समझने में ये मदद करते हैं।